हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। पल्मोनरी शब्द का मतलब हम समझ रहे हैं कि लंग्स से रिलेटेड हो गया, और एम्बोलिज्म शब्द का मतलब हम समझ रहे हैं कि किसी भी प्रकार का, है ना, लोडेजमेंट हो जाना या डिपोजिशन हो जाना किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स का। राइट। तो हम डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें हमें देखने को मिलेगा लोडेजमेंट और डिपोजिशन ऑफ एनी टाइप ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स into pulmonary artery and its branches। राइट। हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होने वाली है जिसमें लॉजमेंट होगा, डिपोजिशन होने वाला है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स का पल्मोनरी आर्टरी में और इसकी ब्रांचेस में। इसी को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोल रहे हैं। तो इससे हमें देखने को मिलेगा कि इंट्राल्यूमिनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी फॉरेन पार्टिकल के द्वारा, वो हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। ये एक थर्ड मोस्ट वास्कुलर कोज होता है मोर्बिडिटी का, है ना। देखो, फर्स्ट सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रोनिक वास्कुलर डिजीज, तो थर्ड जो है ये होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोर्बिडिटी में। अब इसके कोज की बात करें हम लोग तो थ्रोम्बोसा हो सकता है इसका कोज, फैट हो सकता है, एयर हो सकता है और एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है। मतलब कैसा? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और एयर हो सकता है। तीनों प्रकार के इसके कोज हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इसका मतलब थ्रोम्बस है और उसकी वजह से एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, ये कहलाता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म मतलब फैट का कोई सब्सटेंस था, कोई टुकड़ा था, वो आके किसी भी आर्टरी में, जो पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच थी वहां आगे फंस गया, तो इसको हम बोल रहे हैं फैट एम्बोलिज्म। अब एयर एम्बोलिज्म हम बोलेंगे कि किसी भी प्रकार से एयर का कोई पार्टिकल्स या तो आईवी के थ्रू हो सकता है, या तो सेंट्रल लाइन के थ्रू हो सकता है, या तो किसी भी प्रोसीजर के थ्रू हो सकता है ना। इस दौरान अगर हो जाए तो एयर एम्बोलिज्म क्या हो सकता है? इंसर्ट हो सकता है। अब एयर का कोई पार्टिकल्स इंसर्ट हो गया, इसी को हम एयर एम्बोलिज्म बोल रहे हैं। राइट। अब हम देखें कि जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है इसका एक मोस्ट कॉमन कारण होता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है। ये प्रॉक्सिमल जो लेग होता है इसका ये मोस्ट कॉमन कारण है, जो थाई के द्वारा हो सकता है, इलाइक, फीमोरल, पोप्लिटियल वेन, इनसे सबसे हो सकता है। अब यहाँ पे हमें विर्चाउ ट्राइड देखने को मिलता है। जो विर्चाउ जो ट्राइड है, यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है किसी भी पेशेंट में। देखो, विर्चाउ ट्राइड में हमें देखने को यहाँ मिल रहा है वीटी, डीवीटी, टी और पी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वीएस, वी1 और एचसी, है ना। तो ये सारी चीजें जो वाइटल साइन अफेक्टेड होने वाले हैं, है ना, तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो फैट एम्बोलिज्म जो है, यहाँ पे फैट के जो बबल्स है, ग्रेन्यूल्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में फंस गए, पल्मोनरी आर्टरी या हार्ट में आके फंस गए यहाँ पे। इसका कारण हो सकता है फ्रैक्चर, पेल्विक, वर्टिब्रा या फीमर में अगर फ्रैक्चर होता है तो कोई भी फैट का जो एम्बोलिज्म, फैट का जो पार्ट है, ये हमें देखने को मिल सकता है। तो एनाटॉमिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हम जो एम्बोलिज्म है इसको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सैडल एम्बोलिज्म, दूसरा होता है लोबार एम्बोलिज्म, ये लोब्स तक अफेक्ट करता है, तीसरा होता है सेगमेंटल, ये सेगमेंट्स को अफेक्ट करता है, और सब सेगमेंट मतलब ये छोटे जो और भी जो छोटे सेगमेंट्स हैं वहां अफेक्ट करता है। तो जो मैसिवनेस है, जितनी बड़ी आर्टरी अफेक्ट होने वाली है उतना ही ज्यादा अफेक्ट होने वाला है, क्या एरिया अफेक्ट होने वाला है और ब्लड सप्लाई। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि यहाँ पे कोज हुआ कोई भी कारण हो सकता है, फैट हो सकती है, एयर हो सकता है और थ्रोम्बस हो सकता है। लॉज हुआ या डिपॉजिट हुआ फॉरेन पार्टिकल्स का, इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिला, तो आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन देखेगा तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा लंग्स में या प्लूरा में। राइट। तो प्लूरल चेस्ट पेन हमें देखने को मिलेगा। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इंपेयर्ड परफ्यूजन हुआ, बियॉन्ड ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है डेड स्पेस का, हाइपोक्सेमिया कंडीशन होगा, इसेमिया होगा, और ऐसे ऐसे करके ये हमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैपिलरीज में देखने को मिलेगा। तीसरी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, इंक्रीज होने वाली है पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, जो लोड है राइट वेंट्रिकुलर पर ये बढ़ने वाला है, तो बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकुल जो है वो फेल होने वाला है, और यहाँ पे सिस्टमिक कंजेशन हमें देखने को मिलने वाला है।
पैथोलॉजी थी। अब हम देखेंगे क्लिनिकल जो सिनेरियो है, साइन सिम्टम्स जो है, तो यहाँ पे एक्यूट जो ऑनसेट है वहाँ हमें देखने को मिलेगा चेस्ट पेन, टेकीपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, टेकिकार्डिया, बीपी फॉल डाउन होने वाली है, ब्रीथ साउंड डिक्रीज होने वाला है, जुजुलार वेन डिस्टेंड होने वाली है ना, सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें कफ देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग अफेक्ट देखने को मिलेगी, पिटेची देखने को मिलेगी, इकिमोसिस देखने को मिलेगा चेस्ट पे, छोटे छोटे ब्लड की लाल लाल धब्बे देखने को मिलेंगे, हाइपोक्सेमिया देखने को मिलेगा, एंजाइटी, अब्रेंशन, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, ऐसा हमें देखने को फेंट देखने को मिलेगी, फेंटिंग हुआ, सिनकोप हुआ, शोक हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव शोक हुआ, पल्स हुई, डिफेक्ट हुई, बीपी अफेक्ट हुई, कार्डियक आउटपुट अफेक्ट हुआ, ब्रीथ साउंड अफेक्ट हुआ, वो सारी चीजें देखने को हमें मिलने वाली है जिस पेशेंट में ये अफेक्ट। तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, डायग्नोस सीटी पीए, है ना, सीटी करेंगे हम क्या, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, तो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है ये। वीक्यू स्कैन, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन हो सकता है, वेनस यूएसजी कर सकते हैं, डॉपलर यूएसजी कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, राइट वेंट्रिकुलर तो नहीं अफेक्ट है, एबीजी कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, डी डाइमर टेस्ट कर सकते हैं, क्लोट, थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, ऐसा को असेस करने के लिए। और जो बीएनपी है, बीटा नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है, ये राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर, है ना, राइट वेंट्रिकुलर के ओवर स्ट्रेचिंग, इन चीज़ों को असेस करने के लिए हम कर सकते हैं। एक्सरे कर सकते हैं हैम्पटन साइन को देखने के लिए, हम सीबीसी करेंगे, ईसीजी करेंगे, कार्डियक मार्कर ट्रोपोनिन को करेंगे, है ना, वो चीज़ें हम देख सकते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या करें, सबसे पहले हमें एबीसी को मेंटेन करना है, एयरवे, ब्लड सर्कुलेशन को देखना है, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन तीनों को हमें असेस करना है, मेंटेन करना है। ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड दोनों स्टार्ट करने हैं, डोबुटामाइन एडमिनिस्टर करना है ना, कार्डियक आउटपुट और परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए। माइल्ड से मॉडरेट में हम अगर हिपेरिन देना पड़ सकता है, नॉक्साप्रिन देना पड़ सकता है, फैक्टर तो 10 इनिबिटर हम दे सकते हैं, रिवॉक्सेप्रिन दे सकते हैं, अपिक्सावेन दे सकते हैं। तो डायरेक्ट जो थ्रोम्बो इनिबिटर्स जो है, डेबिजैट्रिन है जो है, सीवियर मैसिव है, थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, टीपीए बोलेंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सर्जिकल भी कर सकते हैं, हाँ, थ्रोम्बोक्टोमी कर सकते हैं, एम्बेलेक्टोमी कर सकते हैं, फिल्टर इन आईवीसी कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर के लिए, हीमोडायनेमिकली करेक्शन करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करें, देखो असेस करेंगे हम कंडीशन को, पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, कार्डियो पल्मोनरी जो मॉनिटरिंग है वो हम देखेंगे पेशेंट को, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हैं, SpO2 को, कार्डियक आउटपुट को, बीपी को, है ना, और यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करने वाले हैं। जुजुलार वेनस जो प्रेशर है इसको हम देखेंगे, सेंट्रल वेनस जो प्रेशर है इसको भी हम असेस करेंगे, पल्मोनरी एडिमा को भी मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग को प्रिपेयर करना है किसी भी प्रोसीजर के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो अगर किसी पेशेंट में जिसमें क्या हुआ था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ था, तो उस पेशेंट में हमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उन चीज़ों को हमें ठीक करना है, राइट। ये था हम नर्सिंग कंसर्न था पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। थैंक यू।